तो दुनिया में पहले अंडा आया या पहले मुर्गी, ये सवाल तो आप सबके मन में होगा। आप बायो पढ़ो या ना पढ़ो, ये क्यूरियोसिटी तो हर एक इंसान के मन में होता है कि ये दुनिया बना कैसे, इस यूनिवर्स में अर्थ नाम का प्लैनेट बना कैसे, और इस अर्थ नाम के प्लैनेट में हम सब कैसे आए। क्या हम पहले आए या एनिमल्स पहले आए? क्या पेड़ पौधे पहले से ही थे? तो आपके इन सारी क्यूरियोसिटी को आंसर करने के लिए बायोलॉजी का एक स्ट्रीम बना है जिसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ समझो कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज पहले कैसा था और आज कैसा है। इवोल्यूशन बात करता है हर उस चेंज के बारे में जो कि आप देखते हो अपने चारों तरफ, जो कि सिग्निफिकेंट होता है, जिसका पुराना फॉर्म और नया फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इवोल्यूशनरी होता है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इवोल्यूशन की जब हम बात करें, आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपका एक दोस्त जिसको आप क्लास 3 से जानते हो, आपका वो दोस्त बड़े ही शांत स्वभाव का था। वो क्लास में किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, लंच ब्रेक में खुद में बैठ के अपना टिफ़िन खाता था। अब आपका वही दोस्त जब धीरे धीरे क्लास 6, 7, 8 में आने लगा, वो बहुत शरारती बन गया। अब वो सबको परेशान भी करता है, सबके टिफ़िन भी चुरा के खा लेता है, और टीचर हमेशा उसके बारे में कंप्लेन करता रहता है। अब आपका वही दोस्त जब क्लास 11, 12 में आ गया तो उसकी शरारतों ने हदें पार कर ली। तो आपने देखा होगा कि आपका वो जो दोस्त क्लास 3 से लेके क्लास 11 तक इवॉल्व हो गया, उसमें तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, इवोल्यूशन हो गया आपके उस दोस्त का। तो इससे आप समझ सकते हो कि इवोल्यूशन जो प्रोसेस है उसका क्या नेचर है। क्या आपका वो दोस्त जो क्लास 11 में आ चुका है और अब वो इतना ज़्यादा शरारती बन गया है, क्या वो वापस से क्लास 3 जैसा भोला भाला बच्चा बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो इससे आप क्या समझते हो बच्चों, इवोल्यूशन जो है ये कैसा प्रोसेस है? ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बदला नहीं जा सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा आपका दोस्त रातों रात तो नहीं बदल गया, क्लास 3 से क्लास 11 तक पहुंचते पहुंचते ही वो बदला है। तो आप ये भी बोल सकते हो बच्चों कि इवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इवोल्यूशन जिसमें कि हम बहुत ड्रास्टिक चेंज देखते हैं, इस चेंज को आने में टाइम लगता है। तो इवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस एंड इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। अब चलिए हम समझते हैं कि सबसे पहले ये यूनिवर्स कैसे बना, इसके बाद यूनिवर्स में हमारा गैलेक्सी कैसे बना, गैलेक्सी के बाद हमारा अर्थ कैसे बना, और इसके बाद हम देखेंगे कि लाइफ इसमें कैसे ओरिजिन हुआ। तो अगर आप देखो तो यूनिवर्स और अर्थ के बारे में काफ़ी जगहों पे हमारे ओपिनियन सेम है, तो हम एक कॉमन थ्योरी पे आ सके हैं यूनिवर्स और अर्थ को लेके। बट जब भी हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे थ्योरीज हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के अपने अपने ओपिनियन रहे हैं। हालांकि प्रूवन तो लास्ट में आप देखोगे एक ही थ्योरी है, बट जब हम थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, वी हैव मल्टीपल थ्योरीज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। तो बच्चों अगर आप यूनिवर्स को देखो, ये कितना पुराना है, ये 20 बिलियन ईयर्स पुराना है। और अगर हम यूनिवर्स के ओरिजिन के थ्योरी की बात करें तो ये था बिग बैंग थ्योरी, जिसने आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में समझाया है। अब ये थ्योरी तो आपने ज़रूर सुना होगा, बट नेटफ्लिक्स में। तो अब समझते हैं कि इस बिग बैंग थ्योरी का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में क्या मतलब है। तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, 20 बिलियन ईयर्स अगो हमारे इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, कॉस्मिक एक्सप्लोजन। और जब एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसको कि हम फिजिकल टर्म्स में इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा था वो एक्सप्लोजन, उसके बाद यूनिवर्स में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल स्टोन, बिग स्टोन और कुछ गैसेस इवॉल्व होके आए, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है। अब आप खुद ही समझो, अगर कहीं पे एक्सप्लोजन हो रहा है, जब दो गाड़ियाँ टकराती है, एक्सप्लोजन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आता है, इस गाड़ी के कुछ पार्ट्स, उस गाड़ी के कुछ पार्ट्स, कभी कभी इंसान ही निकल आता है गाड़ी से। तो जब भी एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो रहा है, बैंग हो रहा है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। तो जब ये कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ तो उसमें से भी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स निकल के आए, बहुत सारे स्मॉल स्टोन्स, बहुत सारे आपके डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, और इसके साथ दो मेन तरह के गैसेस भी इवॉल्व होके आए। क्या है वो दो गैसेस? वो है आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम। दोनों ही गैसेस को अगर आप देखो तो बहुत ही हल्के गैसेस हैं। तो ये जो दो गैसेस इवॉल्व होके आए इस एक्सप्लोजन से, अगर आप देखो तो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड इन्हीं दो गैसेस का मिक्सचर है मेजरली।
अगर आप सैटर्न के चारों तरफ के रिंग्स को भी देखो ना, तो उसमें भी आपको ये दो गैसेस बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मिलेंगे। इसके साथ कुछ स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, बट ये दो गैसेस भी आपको ज़रूर मिलेंगे देखने को। तो कुछ इस तरह से हुआ था हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन। तो जब ये एक्सप्लोजन हुआ धीरे धीरे, इसके बाद ठंडा भी पड़ने लगा माहौल, तो कुछ गैलेक्सीज उभर के आए, काफ़ी सारे गैलेक्सीज, बट हमारा फोकस रहेगा हमारे गैलेक्सी में, मतलब हमारा घर जो कि है द मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम भी है, उसको हम बुलाते हैं आकाश गंगा। तो बच्चों, ये आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी, यही है वो गैलेक्सी जो हमारा घर बना। तो हम समझते हैं ये गैलेक्सी कैसे बना। इस गैलेक्सी के बनने के पीछे भी एक थ्योरी है जो जनरली एनसीईआरटी कवर नहीं करता है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो थ्योरी है जो हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी के बनने के पीछे है, इट इज कॉल्ड एज द नेब्यूलर थ्योरी, द नेब्यूलर थ्योरी। तो बच्चों, इस थ्योरी के हिसाब से जो आपका सेंट्रल अट्रैक्शन बना, जो आपका सेंटर ऑफ द गैलेक्सी बना, वो बेसिकली हो गया नेब्यूलर, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी रेडिएट करता है। और हमारे हिसाब से ये नेबुलर कौन है? ये है सन। और नेबुलर थ्योरी के हिसाब से सेंटर में हो गया हमारा नेबुला जो कि एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे प्लैनेट्स। तो ये था नेबुलर थ्योरी का समझाना कि हमारा ये जो मिल्की वे गैलेक्सी बना है ये नेबुलर थ्योरी के कॉन्सेप्ट से बना है, जिसके हिसाब से सन जो हमारा एनर्जी एमिटिंग सोर्स है वो बन गया हमारा नेबुलर, जो कि हो गया हमारा सेंटर, और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वो भी इसी से अपना एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। तो ये था नेबुलर थ्योरी जो समझाता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। अब हम समझते हैं कि हमारा प्लैनेट अर्थ कैसे बना। प्लैनेट अर्थ का अगर आप डिटेल्स देखो तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना था। जब प्लैनेट अर्थ बना, जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ था, आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अर्थ हमारा प्रिमिटिव था उसमें पहले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, वो एक खंडर के तरह ही था क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद बन के आया था एक प्लैनेट, तो उसमें कुछ नहीं था। प्रिमिटिव अर्थ का अगर आप एटमॉस्फेयर देखो तो प्रिमिटिव अर्थ का अगर आप एटमॉस्फेयर देखो तो एक तो इसमें पहले सबसे पहली बात कोई गैसेस नहीं थे, कोई गैसेस नहीं था हमारे प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ का अगर आप एटमॉस्फेयर देखो तो सबसे पहले जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ था वहां का टेम्परेचर कैसा था? वेरी हाई टेम्परेचर, कुछ इतना हाई कि उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारे प्रिमिटिव अर्थ में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। तो अगर ऑक्सीजन नहीं था तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसा बनता है? इट बिकम्स अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। कैसा एटमॉस्फेयर? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो कुछ ऐसा सा कंडीशन था हमारे प्रिमिटिव अर्थ का। अलावा सब कुछ ना डायनामिक सिचुएशन में था, बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे ऑन अ डेली बेसिस, सिचुएशन वाइज बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। तो प्रिमिटिव अर्थ में अगर आप देखो तो क्या क्या अवेलेबल था? आपके पास वाटर वेपर था, आपके पास मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था। ये सारे गैसेस जो हैं ये आपके पास अवेलेबल हो रहे थे। क्यों अवेलेबल हो रहे थे? क्योंकि ये जो प्रिमिटिव अर्थ था ना, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था रेगुलर बेसिस में। आप देख सकते हो टेम्परेचर भी इतना हाई था बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। इसके साथ साथ वॉल्केनिक इरप्शन में हमें ये सब प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे जो कि हमारे प्रिमिटिव अर्थ का ही पार्ट है। तो इसके साथ साथ क्या हो रहा था, जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था तो लावा भी फॉर्म हो रहा था, और वो लावा जैसे जैसे सॉलिडिफाई होता जाता था वो आपको क्या दे रहा था? वो आपको दे रहा था ब्लैक सॉइल। तो कुछ ऐसा सा था हमारे प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर। और आपने ये भी देखा कि हमारे प्रिमिटिव अर्थ में ऑक्सीजन नहीं था, कुछ ऐसे से गैसेस थे हमारे पास। अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था तो इसका मतलब है कि मेरे पास ओजोन भी नहीं था। तो अगर ओजोन नहीं था मतलब मेरे पास ओजोन लेयर भी नहीं बना। एंड इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूवी रेज मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे थे। यूवी रेज वेर एंटरिंग इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो थे नहीं कि उनको कैंसर कॉज हो सके इस यूवी रेज की वजह से।
तो हमारे अर्थ ने समझ लिया कि फ़िलहाल तो मुझे यूवी रेज़ की ज़रूरत है, लेकिन मुझे जल्दी से अपने आप को इस यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जब मेरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाए उनके लिए ये घर जो है या ये एनवायरनमेंट जो है ये सेफ़ रहे। तो इसके लिए बच्चों, ये जो यूवी रेज़ उस वक्त हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस रहा था, उस वक्त ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल था। कैसे? ये जो यूवी रेज़ हमारा आ रहा था ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये उन गैसेस को ब्रेक करके न्यू टाइप ऑफ गैसेस बनाता था। किस तरह से समझते हैं? सबसे पहले यूवी रेज़ क्या कर रहा था, वो जो वाटर वेपर रिलीज हुए थे ना हमारे वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, उनको वो ब्रेक कर रहा था इनटू H2 एंड O2। अब इसमें H2 जो है हाइड्रोजन एंड हीलियम, हमें पता है लाइट गैसेस है, तो H2 हमारा ऊपर की तरफ चला जा रहा था। O2 अभी हमें मिल चुका था, हमारा स्टार प्रोडक्ट। ये गैस तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस के वजह से यूवी रेडिएशन जब आपके वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहा था, इसके बाद हमें मिल गया था हमारा मेन जो इंग्रेडिएंट था, दैट वाज ऑक्सीजन। उसके बाद ये जो हमारा स्टार प्रोडक्ट है ना ऑक्सीजन, ये तो बड़ा चालाक है। ये क्या किया, ये जाके दूसरे गैसेस के साथ कंबाइन करके दूसरे नए नए तरह के गैसेस बनाने लगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ने क्या किया, वो जाके कंबाइन किया मीथेन के साथ, और मीथेन के साथ कंबाइन करके उसने क्या बनाया, CO2 H2O। उसके बाद ऑक्सीजन जाके कंबाइन किया आपके अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ कंबाइन करके उसने बनाया कुछ अदर गैसेस। तो आप देख सकते हो कि इस यूवी रेज के वजह से, जो कि प्रिमिटिव अर्थ में घुस गया था, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। सबसे पहले तो हमें अपना स्टार प्रोडक्ट मिल गया ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन जाके दूसरे गैसेस के साथ कंबाइन करके हमारे न्यू अदर गैसेस भी बनाने लग गया। तो उसी के साथ साथ ये ऑक्सीजन क्या किया, ये अपने आयोनिक फॉर्म के साथ कंबाइन करके ओजोन भी बनाने लग गया। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन, जिसको कि मैं हमेशा बोलती हूँ स्टार प्रोडक्ट, उसने हमारे अर्थ को कंप्लीटली सेट कर दिया। एक तो खुद ही आ गया, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन करके इसने हमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस भी दे दिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आयोनिक फॉर्म के साथ कंबाइन करके उसने ओजोन भी बना लिया। तो अब बन गया हमारा ओजोन लेयर, जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे सके। तो कुछ इस तरह से हमारा अर्थ बन के रेडी हुआ। अब जब ये ओजोन लेयर बन गया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ा ठंडा होने लगा। आपने क्या देखा था, प्रिमिटिव अर्थ का जो एनवायरनमेंट था, इट वाज वेरी हॉट। वोल्केनिक इरप्शन होते जा रहे हैं, लावा फॉर्म हो रहा है, कितने सारे गड्ढे बन गए हैं, अनइवन सा सरफेस है, पानी का नामो निशान नहीं था। जब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर कूल होने लगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स बने थे ना, वो कंडेंस होने लगे। और वाटर जब कंडेंस होता है तो वो क्लाउड बनाता है, एंड क्लाउड्स जब टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रेनफॉल कॉज करते हैं। तो अब क्या होने लगा, धीरे धीरे द टेम्परेचर रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन आ गया था, तो इस वजह से क्या हो गया, मेरा ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो गया। इसके अलावा मेरा ओजोन लेयर फॉर्म हो गया। इसके साथ साथ क्या होने लगा, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन रेनफॉल होने लग गया। और ये जो रेनफॉल होना स्टार्ट हुआ, ये ऐसा नहीं कि आज हुआ, 2 घंटे में रुक गया, फिर कल हुआ। ये रेनफॉल कॉन्स्टेंटली होता गया, सालों सालों तक कॉन्स्टेंट रेनफॉल होता गया। और इसने क्या किया, दिस गेव राइज टू ओशंस एंड सीज। तो जब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा ना कि क्या सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने से हमारे समंदर बन गए, क्या इस दुनिया में सबसे पहले समंदर बना कैसे? तो कुछ ऐसे बना था हमारा समंदर सबसे पहले। ह्यूज हेवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हैविंग अ ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नाउ। तो हमारे अर्थ का कुछ ऐसा अभी कंडीशन बन गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अपने आप को रेडी करना स्टार्ट कर लिया इसने। अभी तक भी अगर आप देखो तो ना पेड़ पौधे आए हैं, ना इंसान आया है, ना जानवर आए हैं। तो सबसे पहले क्या बन के रेडी हुआ, ओशन एंड सीज। एंड जो हमारा सबसे पहला लाइफ फॉर्म था इस अर्थ में, वो कहाँ पे आया, वो इसी ओशन एंड सीज में आया। तो अगर आपको कभी भी एमसीक्यू में पूछा जाए कि द वेरी फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ एग्जिस्टेड वेयर, तो उसका आंसर होगा ओशन एंड सीज। तो आपने देखा कि अभी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी बन चुका है। तो ये जो ओशन एंड सीज हैं, मतलब H2O है, इसके साथ आपका कुछ डिजॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, और क्योंकि पानी है तो उसमें कुछ मिनरल, न्यूट्रिएंट, सब कुछ होगा।
तो आप देख सकते हो ये जो कंडीशन है इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट टू गिव राइज टू लाइफ फॉर्म। और कुछ ऐसा ही अगर आप देखो तो आज भी होता आ रहा है। अगर ह्यूमन बींग्स की भी आप बात करो, जब एक बेबी मदर्स वूम में ग्रो कर रहा होता है वो भी एमनियोटिक फ्लूइड में ही ग्रो कर रहा होता है। तो हर जगह पे आप देखोगे जब ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है, जब वो मतलब अपने बेस से एकदम रेडी होता है फाइनल फॉर्म के तरफ, तो वो हमेशा एक फ्लूइड लाइक कॉन्कॉक्शन में होता है। तो ये फ्लूइड लाइक कॉन्कॉक्शन जिसमें कि लिविंग फॉर्म बन के तैयार होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सूप। बायोलॉजिकल सूप। इसी बायोलॉजिकल सूप में आपका सबसे पहला लाइफ फॉर्म बन के तैयार हुआ था।